साल 2026 की शुरुआत करते हैं और हमसे बात करने के लिए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी श्री अश्विनी तिवारी जी। सर, सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर और जी बिजनेस में आपका स्वागत है। सर, 2026 की शुरुआत हो चुकी है, आप इसे किस तरह से ग्रोथ के एस्पेक्ट से देखते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो आप इसके लिए क्या नए टारगेट सोच रहे हैं? मार्जिन्स को लेकर क्या टारगेट्स, अगर उसके बारे में आप बता सकें। आपको और जी बिज़नेस को भी बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। जहाँ तक ग्रोथ का सवाल है तो भारतवर्ष मेरे ख्याल से अकेला ऐसा देश है जो कि इतनी सारी जियोपॉलिटिकल इंटरनेशनल दिक्कतों के बावजूद अच्छा कर रहा है। और हमारी ग्रोथ रेट नेशनल लेवल पर लास्ट जो नंबर आया 8.2% बहुत अच्छा नंबर था। आगे भी उम्मीद है कि ये नंबर 25-26 में 7-7.5 से ऊपर रहेगा और नेक्स्ट ईयर भी 7% से ऊपर रहेगा। तो ये जितनी भी लार्ज इकॉनमीज़ हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा है। उसी के दौरान स्टेट बैंक भी चूँकि वो भारत को ही रिप्रेजेंट करता है, उसकी भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। हमारी लोन ग्रोथ इस लास्ट क्वार्टर जो था उसमें करीब करीब 14-15% के आसपास थी। इस क्वार्टर में भी अच्छी रहने की उम्मीद है और सारे सेगमेंट अच्छा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आगे की अगर हम बात करें तो अगले साल के लिए हमारे चेयरमैन साहब ने 12 से 14% लोन ग्रोथ का लक्ष्य रखा है और डिपॉजिट ग्रोथ का लक्ष्य करीब 9 से 10% का है। और ये इंडस्ट्री में बेटर रेट है और हमें लगता है कि हम इसे प्राप्त कर पाएंगे। तो जैसे जैसे भारत ग्रो करेगा, स्टेट बैंक भी ग्रो करेगा। और सर, आपने लोन ग्रोथ की बात की, तो आपको डिमांड जो है सबसे ज़्यादा साल 2026 की बात करें तो किन सेक्टर से आती हुई दिख रही है? देखिए, लोन ग्रोथ जो है वो पहले भी ठीक चल रही थी, लेकिन जो सरकार ने इस वर्ष में जो कुछ कदम उठाए हैं, जिसकी शुरुआत पिछले साल इनकम टैक्स के रेट्स को कम करने से स्टार्ट हुई और उसके बाद में जीएसटी में बहुत बड़ी जो है कटाई हुई, इसमें करीब करीब 2 फेज़ में आ गई और बहुत सारे रेट्स जो थे वो 25% से सीधे 5% पे, कुछ 18 से नील पे आ गए। तो जीएसटी से काफ़ी सारा पैसा लोगों के हाथ में आया, एक एनर्जी मिली और कंज्यूमर डिमांड काफ़ी बढ़ी। आपने देखा होगा कि पिछले क्वार्टर में कार की सेल, मोटरसाइकिल की सेल, कंज्यूमर गुड्स यानी टीवी, फ्रिज वगैरह की सेल काफ़ी बढ़ी। तो उससे ये पता लगता है कि कंज्यूमर डिमांड को एक पुश जो चाहिए था वो मिल गया है और वो कंटिन्यू कर रहा है। तो उससे हमें लगता है कि जो कंज्यूमर फोकस सेगमेंट है, यानी जो भी चाहे मॉर्गेज ले लें यानी हाउसिंग लोन या कार लोन्स ले लें या पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन ले लें या और जो पर्सनल लोन है, इन सब में ग्रोथ अच्छी चलती जाएगी और चल रही है। एसएमई भी बहुत अच्छा कर रहा है, एग्रीकल्चर भी अच्छा कर रहा है। कॉर्पोरेट डिमांड जो थी वो कम थी पहले, उसमें भी लास्ट क्वार्टर में बढ़ोतरी देखी गई है, इस क्वार्टर में भी उसमें बढ़ोतरी दिख रही है। उसके मेन सेक्टर जो हैं वो अभी भी पूरी तरह से ब्रॉड बेस नहीं है। उसके मेन सेक्टर जो अभी हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी है, पावर है, इसके अलावा कुछ स्टील में भी डिमांड दिख रही है और इसके अलावा ट्रेडिशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, इनमें भी डिमांड दिख रही है, पर अभी भी पूरी तरह से ब्रॉड बेस नहीं है। तो हमें उम्मीद जी। आप म्यूटेड कॉर्पोरेट ग्रोथ जो अब धीरे धीरे बढ़ रही है, आप उसका आउटलुक किस तरह से देखते हैं इस साल के लिए? हमारा मानना है कि कॉर्पोरेट्स में जो हो रहा है वो एक्चुअली डायरेक्ट उसका ट्रांसलेशन लोन ग्रोथ में नहीं होता है, क्योंकि कॉर्पोरेट की जो फंडिंग रिक्वायरमेंट है वो केवल बैंक लोन से अब नहीं होती है। उसमें उनके लिए मार्केट भी है, जिसमें आपने देखा होगा कि आईपीओ और फॉलन ऑफ ऑफर और शेयर प्राइस में काफ़ी सारे कॉर्पोरेट्स ने बहुत सारा पैसा उठाया, तो वो उससे उनको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। बॉन्ड मार्केट में भी कॉर्पोरेट एक्टिव रहते हैं, बाहर से भी कॉर्पोरेट डॉलर में भी पैसा उठाते हैं। तो काफ़ी सारा जो कॉर्पोरेट्स की बैंक से लोन लिया करते थे उसमें अब काफ़ी बदलाव आया है और वो काफ़ी सारी डिमांड दूसरी सोर्सेज से ले रहे हैं। तो ये भी एक वजह है कि ये डिमांड उतनी नहीं है जितनी कि आप बाकी सेगमेंट में देख रहे हैं। ये कहने के बावजूद कॉर्पोरेट साइड में जैसे जैसे रिटेल डिमांड बढ़ रही है, अब कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू हो रहा है और ये इन्वेस्टमेंट के इंटेंशन और प्रोजेक्ट्स उसको हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है और जिसकी वजह से उम्मीद है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में कॉर्पोरेट डिमांड जितनी बढ़ी है और बढ़ेगी। तो सर, जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर में हम बोल सकते हैं कि ट्रेंड ही बदल गया है कि लोग पहले डिपॉजिट्स में पैसा अपना लगाते थे, लेकिन एफडी से ब्याज उनको अब रिटर्न कम मिलना शुरू हो गया तो वो भी मार्केट्स की तरफ गए। ऐसे ही कॉर्पोरेट्स जो हैं पहले बैंक से बड़े लोन लेते थे, अब वो भी दूसरे तरीके से फंडिंग ले रहे हैं। तो क्या हम इसे एक ट्रेंड बदलता हुआ कह सकते हैं? कॉर्पोरेट के केस में तो पहले भी उनके पास ऑप्शन थे, फ़र्क सिर्फ इतना था कि कॉर्पोरेट जो बेटर रेटेड होते थे उनको पैसा आसानी से और अच्छे दरों पे मिल जाया करता था। अभी जो हमने देखा है, क्योंकि मार्केट इतना अच्छा कर रहा है, तो जो मिड कॉर्पोरेट्स हैं जिनकी रेटिंग उतनी अच्छी नहीं है उनको भी मार्केट से पैसा मिल जा रहा है। तो ये एक फ़र्क पड़ा है और ये ट्रेंड मेरे हिसाब से चलेगा,
क्योंकि अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो वेस्टर्न मार्केट्स हैं जहाँ पर कि ज़्यादातर कॉर्पोरेट्स वो बैंक से शुरू में पैसा लेते हैं ब्रिज लोन की तरह, फिर बाद में वो कन्वर्ट होता है बॉन्ड्स में या इक्विटी मार्केट में चला जाता है। तो इसलिए ये तो आगे चल कर के मुझे लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। जैसे कि हमारा जो ट्रेंड दिख रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर अब बैंक से शिफ्ट होकर के मार्केट की तरफ बढ़ा है, वो ट्रेंड भी कंटिन्यू करेगा। तो धीरे धीरे करके जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो जैसी वेस्टर्न मार्केट्स की अर्थव्यवस्था है, जहाँ पर कि मार्केट बोरोइंग बैंक्स के रिसोर्सेज का एक मुख्य पार्ट होता है, वो उस तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। तो सर ये रिटेल का ट्रेंड बदला, कॉर्पोरेट का ट्रेंड बदला, प्लस आरबीआई ने भी रेट कट दिया, तो क्या इस सारे का आप मार्जिन्स पे किस तरह का इम्पैक्ट देख रहे हैं इस साल में? नहीं, कोई भी रेट कट होता है तो उसमें शुरू में तो मार्जिन पे फ़र्क पड़ता ही है, क्योंकि लोन के जो रेट्स हैं वो बहुत जल्दी रीप्राइस होते हैं। उसमें से काफ़ी सारे रेपो रेट से लिंक्ड हैं या टी बिल से लिंक्ड हैं, और डिपॉजिट्स में जो फिक्स डिपॉजिट हमारा मुख्य स्रोत है उसके रेट्स तो थोड़ा लैग के साथ ही एडजस्ट होते हैं जैसे जैसे डिपॉजिट मैच्योर होते हैं। तो जब कभी भी रेट कट होता है तो मार्जिन पे फ़र्क पड़ता है इनिशियली, लेकिन 2-3 क्वार्टर्स में ये बैलेंस हो जाता है। जैसे जैसे पुराने डिपॉजिट मैच्योर होते हैं और नए डिपॉजिट रिड्यूस रेट पे आते हैं, ये आके सेटल हो जाता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें पिछले एक साल में करीब 125 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट हुए हैं, तो उसके हिसाब से मार्जिन जितना ये कन्वे हुआ है वो अभी पूरी तरह से नहीं शिफ्ट हुआ है। तो थोड़ा बहुत और कम होगा, लेकिन आगे चलकर ये सेटल हो जाएगा। और जो रिड्यूस निम आ गई है मुझे लगता है कि उसी पे जाके स्टेबल होगा। ओवरऑल इंडस्ट्री की जो निम है करीब 2.8% है, स्टेट बैंक 3 से ऊपर है, और हमारा टारगेट भी हम 3 और 3.25 के बीच में अगर रहेंगे तो हमारे लिए ठीक रहेगा। तो सर इस सब का आपका टोटलिटी में आप इम्पैक्ट बड़ा नहीं देख रहे हैं, कॉर्पोरेट की बात करें या डिपॉजिट्स की बात करें प्लस रेट कट, और आप एक्सपेक्ट करें कि इस साल भी आने वाली मॉनेटरी पॉलिसीज में आगे फर्दर रेट कट हो सकता है? अब तो मुझे नहीं लगता कि अब फर्दर रेट कट होगा, क्योंकि जितना रेट कट हुआ है पहली प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए कि वो सारा का सारा डिपॉजिट और एडवांसेस में फ़्लो करे। तो इसलिए इस वर्ष में तो अभी मुझे नहीं लगता कि रेट कट होगा, लेकिन यह है कि अगर जैसे हमारी इकोनॉमिक परिस्थिति है, इन्फ्लेशन काफ़ी कम है, ग्रोथ अच्छी चल रही है, तो इसमें अगर कोई इम्बैलेंस नहीं आता है तो मुझे लगता है कि अब ये ठहराव की स्थिति बनी रहेगी कुछ दिन। और सर डिपॉजिट्स को लेकर कासा की अगर हम बात करें तो बैंक्स में बहुत कंपटीशन हो गया है, तो इसको लेकर कोई स्ट्रैटेजी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की? देखिए, कासा तो एक रेगुलर फ्रेंचाइज है बैंक की। इसके 2 हिस्से हैं, करंट अकाउंट और सेविंग बैंक। जो करंट अकाउंट है वो ज़्यादातर बिजनेस ड्रिवन है। तो अब बिज़नेस में जो लोगों में एक जागरूकता आ गई है कि हमें पैसा कम से कम रखना है अकाउंट में, क्योंकि इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता, तो इसलिए वो टेम्परेरी पैसा ही रहेगा, और वो कम से कम होता जा रहा है। लोग उसको मार्केट एंड ऑफ द डे में मार्केट में लगा देते हैं। तो इसलिए वो उसको लेने के लिए अब हमें बेटर सोल्यूशन चाहिए। और सोल्यूशन हमने लॉन्च किए हैं, जैसे कैश मैनेजमेंट का सोल्यूशन लॉन्च किया हुआ है 1-1.5 साल से। हम लोग सोसाइटीज़ पे, ट्रस्ट पे, कॉलेजेस, स्कूल्स में, हॉस्पिटल पे, सब पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जिनके पास में करंट अकाउंट्स रहते हैं और वो इतने इवॉल्व नहीं है कि आखिर में जाकर के वो मार्केट में पैसा लगाएं, तो उन पे हम फोकस करें ताकि उनसे हमारा करंट अकाउंट बढ़े। इसमें हमें सक्सेस भी मिल रही है। साथ ही साथ में चूँकि सरकार का जो पैसा करंट अकाउंट में रहता था वो धीरे धीरे करके सारा आरबीआई के पास जा रहा है, जो एसएनए और सीएनए स्कीम के तहत, तो वहाँ से वो काफ़ी कम हो रहा है। तो ओवरऑल बैलेंस में करंट अकाउंट में बहुत ग्रोथ नहीं दिख रही है, पर ये सेगमेंटल शिफ्ट हो रहा है। तो आगे चल करके हमें लगता है कि इसमें हमें सक्सेस मिलेगी। सेविंग बैंक की जहाँ तक बात है, ये तो डे टू डे जो हम ब्रांचेस के माध्यम से, अपने रिटेल चैनल्स के माध्यम से, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से जो भी सेवाएं देते हैं, इन सेवाओं को हमें हमेशा अच्छा रखना पड़ेगा, और इसमें कस्टमर्स के हिसाब से ही हमें सारा काम करना पड़ेगा, जो कि हम बराबर करते आ रहे हैं और करेंगे, ताकि हर कस्टमर हमारे यहाँ अकाउंट खोल करके और उसमें पैसा रखने में उसे भरोसा सबको है, लेकिन साथ साथ उनको जो कन्वीनियंस चाहिए वो हमें कन्वीनियंस देनी है, और उसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। और सर आपने कन्वीनियंस की अगर बात की तो एसबीआई जो है योनो 2.0 जो है वो लॉन्च हो चुका है, तो सर यहाँ पर इन टोटलिटी क्या डिपॉजिट ग्रोथ या कासा बढ़ाने के लिए एसबीआई कस्टमर एक्सपीरियंस अपना एनहांस कर रहा है? नहीं, बिल्कुल, कस्टमर एक्सपीरियंस तो बहुत आवश्यक चीज़ है, और योनो 2.0 जो 15 दिसंबर को लॉन्च हुआ, और उसमें धीरे धीरे सारे कस्टमर्स का माइग्रेशन हो रहा है। जहाँ तक मुझे ध्यान है 1 करोड़ से ऊपर लोग उसमें शिफ्ट हो चुके हैं, और अगले 15 दिनों में ये पूरे हमारे जितने भी 10 करोड़ लोग हैं सब उस पर शिफ्ट होंगे। ये बिल्कुल अलग तरह का ऐप है, ये पिछले वाले का कोई अपग्रेड नहीं है, ये बिल्कुल नया बनाया गया है। और जिन लोगों ने भी इसको इस्तेमाल किया है, और इसमें भी सारी फीचर अभी और भी आगे चलकर ऐड हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एकदम अपने आप में गेम चेंजर ऐप साबित होगा, और इससे कस्टमर का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा होगा।
इसमें साथ साथ में मार्केटिंग की भी टेक्नोलॉजी इनबिल्ट है एआई के माध्यम से, जिससे कि हमें ये पता लगेगा कि किस कस्टमर को किस तरह की मैसेजिंग और किस तरह की मार्केटिंग मैसेज चाहिए, तो उससे उनके हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको जो प्रोडक्ट चाहिए और सेवाएं चाहिए वो हम दे पाएंगे। तो योनो 2.0 ज़रूर एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत गेम चेंजिंग इनिशिएटिव है, जो हमारे लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। इसके साथ साथ ही हमने, जैसे आपने सुना होगा कि हम लोग अपनी जितनी प्रोसेसेस हैं उनको भी सरल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट सरल ही उसका नाम है, उसको लॉन्च किया गया है, जिससे कस्टमर के जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे अकाउंट खोलना हो या उसको किसी डिसीज़ खाते का सेटलमेंट हो या उसके कलेक्शन का हो, सब प्रोसेस को कस्टमर और एम्प्लॉई के हिसाब से सरल करने की कोशिश की जा रही है, और इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। और सर ब्रांच नेटवर्क बढ़ाने के लिए प्लस नए हायरिंग, इसके ऊपर भी काम चल रहा है? नई हायरिंग तो हम बराबर कर रहे हैं, हमने कभी भी कोई कटौती नहीं करी है स्टाफ में, और आपको पता है कि हमारा स्टाफ स्ट्रेंथ जो 2,40,000 से ऊपर है, तो ये संख्या बढ़ रही है। इसके साथ साथ हमारी सब्सिडरी के माध्यम से भी हम लोगों को हायर कर रहे हैं, जो हमारी ब्रांचेज़ में कस्टमर्स की मदद करेंगे और जो हमारे लिए मार्केटिंग और रिकवरी में भी मदद करेंगे। तो हायरिंग तो पूरी चल रही है। इसके अलावा बहुत सारी स्पेशलिस्ट हायरिंग हो रही है। जैसे हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमने अभी 1500 लोगों को हायर किया है, जो हमारे यहाँ इंटरनली अब मदद करेंगे सारे सिस्टम्स को बिल्ड करने में, और कई बार तो कोड लिखने में भी मदद करेंगे। तो हायरिंग तो हम कर रहे हैं, बस उसका नेचर बदल रहा है कि अब थोड़ा स्पेशलाइज ज़्यादा हो रही है। इसके साथ साथ में जो ब्रांच खोलने की बात है, मेरा मानना ये है कि हमारा देश जैसे जैसे ग्रो करता है, नई कॉलोनीज़ आती हैं, नए क्षेत्र बढ़ते हैं, हर जगह ब्रांच की आवश्यकता है। तो हम नए एरियाज़ में बराबर ब्रांचेस खोल रहे हैं, क्योंकि हर जगह पे ब्रांच एक एंकर है जहाँ पे लोग आकर के संपर्क करते हैं और सेवाएं प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारा यही है उद्देश्य है कि कवरेज हमारी पहले अच्छी थी, पर जहाँ भी नए एरियाज़ खोल रहे हैं वहाँ पे हम ब्रांच खोल रहे हैं। तो सर कोई टारगेट है इतने ब्रांचेस इस साल? 250 ब्रांचेस खोलने का टारगेट है, जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। सर हमने अभी बात की कि कहाँ कहाँ से क्रेडिट ग्रोथ आ रही है, क्या एसबीआई कुछ सेक्टर्स को लेकर सतर्क भी रहने वाला है 2026 में? अगर मैं टेलीकॉम की बात करूँ, स्टील की बात करूँ या एयरलाइंस की बात करूँ, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो पहले एसबीआई ने कहा था कि वो थोड़ी अपनी दूरी बनाए रखेंगे, जैसे एयरलाइंस, तो अब क्या स्टील और टेलीकॉम सेक्टर से भी कुछ आप सतर्क रहने वाले हैं, या कहाँ से आपको लग रहा है कि स्ट्रेस आ सकता है? नहीं, ऐसा कोई विशेष सेक्टर नहीं है। हमने थोड़ा बहुत माइक्रो फाइनेंस में डायरेक्ट फंडिंग नहीं की थी, और उसका हमें फ़ायदा भी हुआ कि जो माइक्रो फाइनेंस दिक्कत में था, तो बहुत ज़्यादा हमारा एक्सपोजर नहीं था उसमें। इनडायरेक्टली और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो हम सरकारी योजनाओं में करते हैं वो हम करते रहे। जहाँ तक बात टेलीकॉम या स्टील या किसी सेक्टर की रही, तो कोई भी सेक्टर नेगेटिव नहीं है। स्टील में भी अच्छे प्लेयर्स हैं और स्टील को हम बराबर सपोर्ट कर रहे हैं। टेलीकॉम में भी हमने सपोर्ट किया हुआ है। आप किसी स्पेसिफिक कंपनी की बात करें तो वो एक फ़र्क हो सकता है, जहाँ हम सपोर्ट करें या ना करें वो उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, पर सेक्टर में कोई हमें ऐसी दिक्कत नज़र नहीं आती टेलीकॉम में। जो एयरलाइन की बात आप कर रहे हैं, तो एयरलाइन में भी केवल 2 ही मेजर प्लेयर हैं, और हमारा एक्सपोजर भी केवल एयर इंडिया पे है, जो कि टाटा ग्रुप की वजह से है। बाकी किसी एयरलाइन में हम खुद कंपनी की स्थिति कैसी है उस पर विचार करेंगे। कोई भी सेक्टर हमारे लिए अछूता नहीं है, या कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें हम नेगेटिव या रिस्क देख करके चल रहे हों। और सर आपने अभी बात की माइक्रो फाइनेंस की भी, तो क्या माइक्रो फाइनेंस के अलावा एनबीएफसीज जो हैं उसको लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितना उनके साथ एक्सपोजर रखने वाला है और किस तरह से आगे बढ़ने वाला है वहाँ पर? नहीं, हर सेक्टर के लिए हमारा एक सीमा होती है जो हम अपनी कैपिटल से लिंक करते हैं, तो एनबीएफसी भी उससे नीचे ही है। एनबीएफसी को हमने काफ़ी समर्थन दिया है। अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री में शायद इसका एक्सपोजर हमारा सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसका कारण ये है कि उसमें बहुत सारा सेगमेंट गवर्नमेंट का है। जो गवर्नमेंट की एनबीएफसीज हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट ओन्ड हैं, तो उनमें कोई क्रेडिट रिस्क वाली खास बात नहीं है। और इसके अलावा जो हमने करी एनबीएफसी, वो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में जो बेस्ट एनबीएफसीज हैं, जिनकी रेटिंग AAA या उसके आसपास है, वो हैं। तो अगर अच्छी कंपनियां हैं तो उनको सपोर्ट करने में या उनको समर्थन देने में हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हमारी बैलेंस शीट वैसे भी काफ़ी है, तो अगर हम उसका थोड़ा बहुत परसेंटेज भी करते हैं तो बहुत बड़ा नंबर दिखाई पड़ता है, पर सारी सीमाएं या जितनी भी लिमिट्स हैं ये उसके अंदर ही है, और हमारा समर्थन अगर कंपनी अच्छी है तो बराबर जारी है। और सर क्योंकि जिस तरह से टेक आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से दुनिया इवॉल्व हो रही है, तो क्या न्यू एज कंपनीज जो होती हैं उसे लेकर एसबीआई का कोई आपने कोई रूट बनाया हो? क्योंकि उसमें भी उतना एक्सपोजर अभी बैंक का नहीं है, या फिर मैं कंटेंट क्रिएटर्स की बात करूं, उसके लोन को वगैरह को लेकर सर कुछ खास सोच है बैंक की? ये दोनों बहुत बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ तक न्यू एज या स्टार्टअप्स की अगर बात करें तो बैंक 2-3 तरह से उन्हें देख रहा है। एक तो बैंक उनके साथ काम करना चाहता है, तो इसके लिए जितने स्टार्टअप्स हैं उनको ऑन बोर्ड करने के लिए बैंक एक प्रोसेस चलाता है,
और ऑनबोर्ड होने के बाद में उनको हमारे यहाँ सैंडबॉक्स है, टेक्नोलॉजी में एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो अपनी सोल्यूशन को टेस्ट कर सकते हैं बैंक के इन्वायरमेंट में। तो उसमें उनकी सिक्योरिटी और उनका स्केल वगैरह चेक हो जाता है। हमने काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को ऑनबोर्ड भी किया है, फिनटेक्स को ऑनबोर्ड किया है, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं डायरेक्टली बैंक की प्रोसेस में। तो ये तो एक तरीका है। दूसरा ये है कि इनके लिए हमने करीब 5-7 ब्रांचेस खोली हैं स्टार्टअप्स की, जहाँ पर उनको बैंकिंग सुविधाएं दी जा रही हैं। ज़्यादातर ये सुविधाएं फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस की हैं, क्योंकि पैसा बाहर से भी आता है, या डिपॉजिट्स की हैं। लेंडिंग में अभी हम उतना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लेंडिंग में ज़्यादातर स्टार्टअप लॉस मेकिंग होते हैं, और लॉस मेकिंग कंपनीज़ को बैंक फंड नहीं कर सकता है। लेकिन हमारी एक ग्रुप कंपनी है वेंचर्स, जिसके माध्यम से हम कुछ फंड्स चलाते हैं जो कई सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है। तो इक्विटी सपोर्ट भी हम दे रहे हैं। इसके अलावा सरकार की कई सारी स्कीम्स हैं, कई सारे फंड्स हैं जो ये कंपनी रन करती है, जैसे स्वामी फंड है, या नीव फंड्स हैं, या सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड है, जिनके माध्यम से बहुत सारी एमएसएमई स्टार्टअप्स हैं जिनको सपोर्ट किया जा रहा है। तो स्टार्टअप्स से हम इंगेज कर रहे हैं। केवल एक ही चीज़ रहती है कि लॉस मेकिंग स्टार्टअप को हम लोन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये हमारी पॉलिसी या रिजर्व बैंक की पॉलिसी परमिट नहीं करती। रही बात कंटेंट क्रिएटर्स की, इस पे हमारी अभी कोई पॉलिसी नहीं है। और अगर उनका बिज़नेस वायबल है, जहाँ पर हम उनके कैश फ्लो को, उनकी इनकम को, उसकी वायबिलिटी को चेक कर पाएंगे और आगे चल कर के उसका स्कोप दिखेगा, तो मुझे नहीं लगता कि हम क्यों नहीं फ़ंड कर सकते हैं। बट फिलहाल कोई हमारी स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं है इनको फंड। तो सर, न्यू एज स्टार्टअप्स के लिए कोई सरकार से क्रेडिट गारंटी स्कीम की कोई मांग, कुछ ऐसी बातचीत चल रही है क्या बैंक की? नहीं, सरकार की तरफ से उनको कुछ सब्सिडी मिलती है, कैपिटल सब्सिडी वगैरह मिलती है, तो जितनी है, लेकिन वो उसकी सीमा बहुत कम है। तो वो जो उनको बेनिफिट मिलता है वो सरकार से मिल रहा है, और उसको भी हम कोशिश करते हैं कि उन्हें वो प्राप्त हो। बट इसमें इन लोगों की रिक्वायरमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो ऐसे में शुरू में जब तक कैश फ्लो के आधार पे चल रहा है और लॉस है, तब तक तो इक्विटी सपोर्ट से इनका समर्थन होना ज़्यादा बेहतर मॉडल है। और ये केवल हमारे यहाँ नहीं, दुनिया भर में यही मॉडल चलता है कि शुरू में उनको इन्वेस्टर्स की इक्विटी से सपोर्ट मिलता है, और बाद में जैसे उनकी कैश फ्लो बढ़ती है और लॉस ख़त्म होकर के ऑपरेटिंग पॉजिटिव हो जाता है, तब उसके बाद में बैंक उनको सपोर्ट करते हैं। यही हमारे यहाँ हो रहा है। और सर, क्योंकि टेक जिस तरह से इवॉल्व हो रहा है, रिस्क भी उसी तरह से इवॉल्व हो रहा है, क्या कुछ ऐसी चर्चा भी चल रही है कि ट्रांजैक्शंस को और सिक्योर बनाने के लिए, और अगर किसी का पैसा फ्रॉड में गया है, उसे वापस वो पैसा दिलवाने के लिए कहीं ना कहीं स्लो कर दी जाए ट्रांजैक्शंस, ऐसी कुछ चर्चा बैंक में भी हो रही है? नहीं, ऐसी बातें चलती रहती हैं। ट्रांजैक्शंस को स्लो करने की बात भी हुई है, लेकिन इस पे कोई अभी निर्णय नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो निर्णय एनपीसीआई और रिजर्व बैंक और कई लोग मिलकर ही ले सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो सेकंड फैक्टर ओटीपी है, सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन, उसकी जगह कोई और अल्टरनेटिव अगर है तो उस पर काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा नज़रिया होगा कि कुछ हम थोड़ा सा, हमें आगे रहने की आवश्यकता है जो भी फ्रॉडस्टर्स हैं। और रही बात पैसा वापस मिलने वगैरह की, तो ये तो एक ऑनगोइंग एफर्ट है, जिसमें कि सरकार, भारत सरकार के लेवल पे I4C या होम मिनिस्ट्री है, वो कोशिश कर रही है, सारे स्टेट्स की पुलिस कोशिश कर रही है, सारे बैंक कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर काफ़ी काम हो रहा है, मगर ये समस्या काफ़ी बड़ी है और काफ़ी वाइड स्प्रेड है। तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना कि आपको अपना OTP या कोई चीज़ शेयर नहीं करनी है, किसी के कहने पर डिजिटल अरेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करना है, ये अवेयरनेस पे भी लगातार कोशिश हो रही है। पर देश बड़ा है, काफ़ी लोग हैं, और इस साइबर की अवेयरनेस कम है। तो इसके लिए ये कोशिश लगातार करनी पड़ेगी। और कोशिश ये है कि जैसे ही किसी अकाउंट से पैसा निकले तो उसको तुरंत कहीं जहाँ भी जा रहा है वहाँ ब्लॉक किया जाए, और फिर बाद में उसको वापस आसानी से कस्टमर को दिया जा सके। OTP की बजाय सर किस तरह की ऑप्शन? नहीं, इस पर कई सारे ऑप्शंस पे काम चल रहा है, अभी कोई एक फाइनल नहीं है। जैसे फेस ID है, वो भी एक ऑप्शन है कि उसको हम यूज़ करें एक ऑथेंटिकेशन की तरह से। और इसी तरह से अगर आपने गूगल का देखा होगा, जीमेल का, तो उन्होंने एक टेम्परेरी कोड जनरेट करते हैं जो कि आपको दूसरे चैनल पे, यानी अगर आप जीमेल यूज़ कर रहे हैं तो आपको अपने फ़ोन के थ्रू देखना पड़ेगा, चैनल दूसरा होना चाहिए। तो वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। या कई बार शुरू में एक किट आती थी जिससे आपका तुरंत एक रैंडम नंबर जनरेट होता था OTP की तरह, जो कि टेलीकॉम चैनल के थ्रू नहीं होता था। तो कई सारे ऑप्शन हैं, ये देखा जा रहा है कौन सा ऑप्शन सिक्योर है और कौन से ऑप्शन में एडॉप्शन आसान होगा। और सर, SBI अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए किस तरह से काम कर रहा है? नहीं, SBI लगातार काम कर रही है। जैसे मैंने बताया कि SBI में हमारा जो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है वो वर्ल्ड क्लास है, और उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो कोई भी मेलवेयर या कोई भी बैड एक्टर कोशिश करता है हमारे नेटवर्क को भेदने की, तो वो रोक पाते हैं। और ईश्वर की कृपा से अभी तक कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं हुआ कि कोई हमारे सिस्टम में आ पाए।
लेकिन हमारे कस्टमर्स तो शेयर कर ही सकते हैं, गलती कर ही सकते हैं, तो उनके लिए लगातार हम अवेयरनेस कर रहे हैं। हमारे पास सेंटर है जो 24 घंटे 24/7 इस पे मॉनिटरिंग करते रहते हैं ऑनलाइन चैनल की, कि कोई कस्टमर के ट्रांजैक्शन जो उनके रेगुलर रूटीन है उससे कहीं अगर अलग चल रहे हैं, यानी कि वो बार बार ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिसमें कि जो पहले नहीं करते थे, तो उनसे बात करके उस ट्रांजैक्शन को चेक किया जाए, अगर वो गलत है तो उसे रोका जा सके। तो इस पे कोशिश हो रही है। ये हमारा सेंटर आई थिंक भारतवर्ष में हमारा अकेला बैंक है जिसमें इतना बड़ा सेंटर हम चला रहे हैं, जहाँ बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बहुत सारे कस्टमर्स को बचाया भी है। पर फिर भी ये है कि सबको नहीं बचा पा रहे हैं, और हमारी कोशिश यही है कि सारे सिस्टम के साथ मिलकर, सब बैंकों के साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर, रिजर्व बैंक के साथ मिलकर हम इसको जितना कम से कम कर पाएँ, ये हमारी कोशिश है। और सर आखिरी 2 सवाल सर, आपने बात की और स्ट्रॉन्ग करने की बैंकिंग सिस्टम को, तो यहाँ पर क्या सरकार से अकाउंट एग्रीगेटर्स को वो जो सिंगल कंसेंट है उसको लेकर भी बात चल रही है, क्योंकि उसमें भी बहुत रिस्क है लोगों के लिए? नहीं, अकाउंट एग्रीगेटर तो एक ऐसा चैनल है जो काफ़ी काम आ रहा है लोगों के, तो अकाउंट एग्रीगेटर चैनल तो चलेगा ही। जो हम लोग इस पे चिंता करते थे कि अकाउंट एग्रीगेटर चैनल के थ्रू कस्टमर जो कंसेंट दे रहा है वो कितने चीज़ों के लिए दे रहा है, इस चीज़ पे थोड़ा कंट्रोल लाने की ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अब DPDP एक्ट के रूल्स नोटिफाई हो गए हैं और वो आने वाले हैं, वो अकाउंट एग्रीगेटर पे भी लागू होंगे, और उनके आने के बाद अगर उसको वो ठीक से फॉलो करते हैं तो ये समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। जो मेजर इशू था वो ये कि इस पे रेगुलेशन किसका है, वो रेगुलेशन बहुत क्लियर नहीं है। तो वो अगर एक बार क्लैरिफाई हो जाए तो आई थिंक जो ये दिक्कतें चल रही हैं और थोड़ी बहुत एनॉमली मैं कहूँगा वो दूर हो जाएंगी। तो ये अकाउंट एग्रीगेटर ऐसा चैनल, इसकी आवश्यकता ज़रूर है और इसे चलना चाहिए। और सर कब तक IPO आ जाएगा म्यूचुअल फंड का? इस पे तो काम चल रहा है, अभी हम सारे बैंकों से बात करेंगे। हमारा टारगेट यही है कि ये अगले साल के शुरुआत में, अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में आ जाए तो अच्छा रहेगा। सर साल 2025 में SBI ने नए आयाम जो थे वो छुए थे। अगर हम बिजनेस की बात करें तो वो शायद 100 लाख करोड़ का बिजनेस हो गया था, वो टारगेट था। तो इस साल 2026 में क्या आपके लिए 3 मेजर प्रायोरिटीज रहने वाली हैं, या 3 से ज़्यादा? नहीं, हमारी प्रायोरिटीज मतलब एक तो यही है कि हम कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस मार्केट को और कस्टमर्स को दिखाते रहें कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी चलती रहे। आपने इसकी बात करी, पहले मार्केट हमें रिकॉग्नाइज़ उतना नहीं कर पाता था, लेकिन अभी पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि मार्केट बढ़ रहा है। आज ही मैं सुबह देख रहा था कि हमारा शेयर प्राइस 1010 है, तो 1000 से ऊपर पहली बार 1-2 दिन पहले ही गया है। तो मार्केट अब इसको रिकॉग्नाइज़ कर रहा है। तो जहाँ तक हमारी प्रायोरिटी है, पहली चीज़ तो ये है कि हमें परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली इंप्रूव करनी है। दूसरी जो प्रायोरिटी है कि योनो लॉन्च तो हुआ है, पर योनो को सारे कस्टमर्स में फैलाना है, और जो अभी नहीं है, 10 करोड़ लोग अभी इस पर हैं, तो इसको 10 को 20 करना है ताकि काफ़ी सारे कस्टमर्स को उसका लाभ मिले और डिजिटाइजेशन से हमारी इफ़िशेंसी बढ़े, हमारी कॉस्ट कम हो। और तीसरी प्रायोरिटी, जैसे मैंने कहा कि जो हमारी प्रोसेसेस हैं उनको सरल करना है, इस पे काम करना है, और स्टाफ को एम्पावर करना है और उनको जो है ग्रूम करना है ताकि वो लोगों को कंसिस्टेंटली सेवा दे पाएँ। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर 2026 सर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।